अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वीक्स लेक्चर। आज का जो टॉपिक है हम गियर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि वीक 11 जो कि करंट वीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम इसको कवर करेंगे। अगर हम अपनी कोर्स आउटलाइन को देख लें तो हमारे पास दो ही हमारे टॉपिक्स रह गए थे। एक हमारे पास गियर्स था जिसमें हमने गियर्स नोमेनक्लेचर, गियर ट्रेन और वेलोसिटी रेशियो वगैरह को देखना था, और उसके बाद क्लचेस एंड ब्रेक्स वगैरह है जिनको हम इंशाल्लाह इस टॉपिक के बाद देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो गियर किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, द मेन पर्पज़ और द इंटेंशंस फॉर विच इट इज़ यूज्ड इज़ बेसिकली द ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। उसके लिए हमारे पास चेन्स भी यूज़ होती हैं, बेल्ट्स भी यूज़ होती हैं, गियर्स भी यूज़ होते हैं। तो बेसिकली पावर ट्रांसमिशन जो है मेन मोटिव है हमारा कि टॉर्क वगैरह एक पॉइंट से हमने दूसरे पॉइंट पे अगर ट्रांसफ़र करना है। पावर transmission is the movement of energy from its place of generation to a location where it is applied to performing useful work. So basically आप यूँ इमेजिन करें कि अगर एक जगह पे आपके पास टॉर्क जनरेट और पावर जनरेट हो रही है, एक मोटर रोटेट कर रही, पावर आ रही है और आपने जो है वो शाफ्ट के थ्रू आगे ट्रांसमिट करनी है। सो बेसिकली जो मैकेनिज्म यूज़ हो रहा होगा जो कि ट्रांसमिट में आपको मदद देगा, वो कह लें कि बेसिकली पावर ट्रांसमिशन है, और पावर ट्रांसमिशन के लिए हम गियर यूज़ करते हैं। So gear basically it is a component within a transmission device that transmit rotational force into another gear or device. So basically अगर आपने जो है इसको आपने आगे ट्रांसमिट करना, और ज़रूरी नहीं है कि वह रोटेशनल में ही ट्रांसफर करेगा, हो सकता है आप रोटेशनल को लीनियर मोशन में भी कन्वर्ट करें, तो उसके लिए भी हम गियर्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो हिस्ट्री में गियर्स की यूजेज मिलती है वो बेसिकली आप यूँ समझ लें, जिस तरह आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि बेसिकली एक वुडन ब्लॉक है और उसमें जो है आपने छोटे छोटे जो हैं वो पेग्स रखती हैं या पीस रखती हैं आपने लकड़ी के, वो बेसिकली एक्ट कर रहे थे एज अ गियर टीथ। सो बेसिकली होता क्या था कि वो पेग्स जो हैं वो दूसरे जो उसके पैरेलल में लगता था उनके दरमियान वो स्टक हो जाते थे, और इस तरह जो है आप एक स्मूथ कह लें कि आप एक वेलोसिटी ट्रांसमिशन या पावर ट्रांसमिशन कर सकते थे। लाजमी बात है चूँकि ये पेग्स यूज़ हो रहे थे, तो आपके पास एक स्मूथ ट्रांसमिशन इसमें पॉसिबल नहीं थी, और बेसिकली कह लें कि चूँकि हम ये टीथ नहीं प्रॉपर यूज़ कर रहे थे, तो जो एक फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग है ये उसके बरखिलाफ़ था। सो उसको भी हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे वो क्या चीज़ है। अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है अगर हम गियर की टाइप्स की बात करें, सो अगर हम उनकी पोजीशन और उनके एक्सेस ऑफ शाफ्ट की बात करें, तो हमारे पास ये जो तीन टाइप्स हैं इनमें जो है आपके पास ये एक्सेस ऑफ शाफ्ट ये पैरेलल होता है, स्पर गियर है, हेलिकल गियर है, और आपके पास जो है वो रैक एंड पिनियन गियर है। इसी अब अगर इंटरसेक्टिंग में है तो बेवल गियर है। उसके बाद अगर नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल की बात करें तो वॉर्म एंड वॉर्म गियर भी इसमें इंक्लूड है। स्पर गियर की बात कर लेते हैं, मोस्ट कॉमन यूज्ड है, ठीक है। अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो बेसिकली इसको जो है हम कह लें कि मैकेनिकल इंजीनियर के लोगों के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि आपके पास एक गियर टीथ है और आप देख रहे हो कि बेसिकली जो उसका एक्सेस है, टीथ जो हैं वो उसके पैरेलल हैं। अगर आप ये देखो ये गियर का एक्सेस है जो कि मैं राइट से ड्रॉ कर रहा हूँ, और आप गियर की टीथ देख रहे हो वो भी टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन मौजूद है। सो बेसिकली आपके पास स्पर गियर यूज़ होता है टू ट्रांसमिट वन पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर पैरेलल शाफ्ट। फर्स्ट करें कि आपके पास ये ड्राइवर शाफ्ट जो है, यहाँ आपके पास जो है, या ये कह लें कि ये एक शाफ्ट है जो कि आपके पास मोटर से आ रही है और आपने बी में जो है पावर ट्रांसमिट करने, सो बेसिकली यू आर यूजिंग फॉर दैट पर्पज़। मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, ठीक है, बहुत सिंपल है। दे आर यूज्ड इन स्क्रू ड्राइवर, ऑसिलेटिंग स्प्रिंकलर, उसके बाद अलार्म वगैरह, वॉशिंग मशीन, ड्रायर वगैरह, यानी कि इनफैक्ट आपकी जिस किस्म की भी एप्लीकेशन है आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको जो गियर यूज़ होता है वो मिलेगा, वो आपके पास स्पर गियर ही होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ देख सकते हो जो स्पर गियर है वो उसकी दो डिफरेंट टाइप्स हैं। एक होता है एक्सटर्नल स्पर गियर और एक है इंटरनल स्पर गियर। जो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है वो आपके पास एक्सटर्नल स्पर गियर है, क्योंकि जो आपके पास पिनियन है, ठीक है, जो कि बेसिकली कह रहे हैं पावर ट्रांसमिट कर रहा है, और जो गियर है वो दोनों बाहर एग्जिस्ट करें। जबकि दूसरे केस में आप देख रहे हो कि जो आपके पास गियर है, यानी कि जो बड़े वाला स्पर गियर है उसको हम गियर बोल देंगे सिंपली, और जो आपके पास छोटा गियर होता है उसको हम पिनियन बोल देंगे, क्योंकि पिनियन आगे टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा होता है। तो यहाँ आप देखोगे कि पिनियन जो है उसका जो है वो टीथ एक्सटर्नल है, मगर जो आपके पास गियर है उसके टीथ इंटरनल है, सो बेसिकली उसको हम इंटरनल स्पर गियर बोलेंगे। सो आप ये देख रहे हो बेसिकली आपके पास एक एनिमेशन है जिससे आपको पता लग रहा है कि आपके पास जो है कि स्पर गियर जो है कैसे आपके पास एक्ट करते हैं, कैसे जो है वो मूव करते हैं।
उसके बाद आ जाते हैं हम हेलिकल गियर्स के ऊपर। अगर हम बात करते हैं हेलिकल गियर की, तो मेन जो डिफरेंस है इन बिटवीन स्पर गियर एंड हेलिकल गियर, अगर आप यहाँ स्पर गियर को नोट करते हैं, ठीक है, सो आप देख रहे हो कि इसकी जो टीथ हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, ठीक है, जबकि यहाँ अगर आप इसको, मैं अगर आपको जूम इन करके दिखा सकूँ, ये देखें, अगर आप नोट करो तो ये किसी एंगल पे है हॉरिजॉन्टल से, बेसिकली वो जो एंगल जिस पे वो बेसिकली तिरछे से आ रहे हैं, बेसिकली दैट इज कॉल्ड हेलिक्स एंगल, या उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। सो बेसिकली द टीथ ऑन हेलिकल गियर आर कट एट अ हेलिक्स एंगल ऑफ साई, सॉरी इसको साई बोलते हैं, टू द एक्सिस ऑफ गियर इन दिस फिगर, ठीक है। इसमें भी एक्सिस जो है वो आपके पास कुछ इस डायरेक्शन में लाइक कर रहा है, ठीक है, और उसके अलॉन्ग आपके पास है, सो ये भी आपके पास बिल्कुल स्पर गियर की तरह वो पैरेलल मौजूद है। अच्छा, ये जो ग्रेजुअल कह लें कि ये एंगेजमेंट है, यानी कि बेसिकली आपके पास एक ग्रेजुअली एक एंगल बेसिकली फॉर्म हो रहा है, तो इसका फ़ायदा आप ये समझ लें कि इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि आपके पास जो हमारे पास कह लें कि द हेलिकल गियर दे ऑपरेट मच मोर स्मूथली एंड क्वाइटली देन स्पर गियर, क्योंकि देखें हो क्या रहा है कि हमारे पास जो स्पर गियर है, फ़र्ज़ करें वो कुछ इस किस्म की अगर उसकी शेप है और दूसरा गियर भी जो वो यहाँ साथ इन कांटेक्ट आ रहा है, तो बेसिकली एक तरह से स्ट्रेट है। जबकि हेलिकल गियर क्या है कि हेलिकल गियर एक गियर आपके पास कुछ ऐसे है, यानी कि कुछ तिरछी सी डायरेक्शन में, दूसरा आपके पास ये है, और ग्रेजुअली जैसे जैसे ये एंगल इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे ये कॉन्टैक्ट इंक्रीज़ होता जाएगा, तो कह लें कि जो ट्रांसमिशन है या फिर कह लें कि जो कॉन्टैक्ट वो बड़ा स्मूथली डेवलप हो रहा होगा। तो ये इस वजह से जो है आपके पास हेलिकल गियर हैं, दे ऑपरेट मच मोर स्मूथली एंड क्वाइटली देन स्पर गियर। जो एक इंटरेस्टिंग कह लें कि हेलिकल गियर के बारे में ये है कि हेलिकल गियर सिर्फ जो है सिर्फ पैरेलल ट्रांसमिशन के लिए नहीं है। अगर तो आप एंगल वगैरह हेलिक्स एंगल वगैरह सही रखते हो तो आप ये परपेंडिकुलर शाफ्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो बेवल गियर जिस काम के लिए आपने यूज़ करना, फॉर इंस्टेंस आप वो काम हेलिकल गियर से भी ले सकते हो। अच्छा, अब यहाँ आप देख रहे हो कि आपके पास ये दो डिफरेंट आपके पास फिगर्स हैं जो कि हेलिकल गियर्स को शो कर रही हैं। देख रहे हो आप, इसमें हेलिक्स एंगल है और इसके थ्रू जो है बाकी वर्किंग है। अच्छा, उसके बाद जो है हम बात करेंगे हेरिंगबोन गियर्स की। हेरिंगबोन गियर बेसिकली सिंपल ये है कि आप दो हेलिकल गियर्स को इकट्ठा जोड़ दें। तो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास अगर हाई ट्रांसमिशन कोई मशीनरी है तो उसमें हो सकता है कि थ्रस्ट फोर्स जो है एक्सियल फोर्स बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, या सडन जर्क वगैरह आ रहा हो, तो उस केस में हम हेरिंगबोन गियर्स यूज़ कर सकते हैं। हेरिंगबोन गियर्स का फ़ायदा ये है कि बेसिकली ये जो हायर थ्रस्ट या वो इनिशियल जो एक जर्क है उसको ये सस्टेन कर लेगा। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि आप दो हेलिकल गियर्स जो है आप ऑपोजिट हैंड यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ये भी बेसिकली कुछ इस तरह से मैटर करता है कि आपके पास ये देखो ये कुछ इस तरह इस तरफ को आपके पास ये बांध रही है, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर कॉल्ड लेफ्ट हैंडेड, और जो ये आपके सेकंड है दैट दो आर कॉल्ड राइट हैंड गियर्स, यानी कि बेसिकली जो आपके पास गियर्स हैं वो किस की तरफ, यानी कि कह लें कि वो इनिशिएट कहाँ से होकर फाइनल कहाँ जा रहे हैं। तो बेसिकली झुकाओ अगर लेफ्ट की जानिब है तो देयर वुड बी लेफ्ट हैंडेड, अगर राइट की तरफ है तो वो राइट हैंडेड होंगे। ये भी हम डिसाइड करते होते हैं, ठीक है, मगर ये हमारे स्कोप है ऐसा नहीं, बट ये होता है। सो बेसिकली हेरिंगबोन गियर जो है वो मोस्टली हैवी मशीनरी में यूज़ होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है रैक एंड पिनियन गियर, और रैक एंड पिनियन गियर की सबसे बेहतरीन एग्जांपल है हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग, यानी कि स्टीयरिंग को आप सिर्फ घुमाते हो और आप देखते हो कि लीनियरली जो टायर हैं वो बेसिकली आपके पास या बाहर लेफ्ट को या राइट को जिस तरह को आप मूव करा रहे हो अपना स्टीयरिंग जो उस तरफ वो मूव कर रहे हैं। सो बेसिकली रैक एंड पिनियन गियर जो है दे आर यूज टू कन्वर्ट द रोटेशन फ्रॉम द पिनियन टू लीनियर मोशन ऑफ द रैक। सो बेसिकली जो है, और जो अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। आगे चल के इसकी मजीद भी डिस्कशन आएगी, आप यहाँ देख सकते हो कि बेसिकली रैक एंड पिनियन गियर जो है वो किस तरह वर्किंग कर रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेवल गियर के ऊपर। ओके, सो जो बेवल गियर्स हैं वो बेसिकली आपके पास वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ कह लें कि आपने डायरेक्शन रोटेशन चेंज करनी है। मसलन फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो है कुछ इस डायरेक्शन में आपके पास ट्रांसमिशन हो रही थी और आपने कुछ इस डायरेक्शन में करनी है, तो आप वहाँ बेवल गियर यूज़ करोगे। तो बेसिकली ये नॉर्मली वहीं यूज़ किया जाता है जहाँ 90 डिग्री आपके पास चेंज आ रहा हो, बट आप किसी भी एंगल के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली स्ट्रेट होते हैं, स्पायरल होते हैं, हाइपॉइड होते हैं। हाइपॉइड और स्पायरल कम बेश एक ही चीज़ है, अभी हम आगे देखते भी हैं। आपके पास ये लोकोमोटिव्स में यूज़ हो रहे हैं, ट्रेन्स वगैरह में। उसके बाद मरीन एप्लीकेशंस, यानी कि जो आप दोज वगैरह है, ऑटोमोबाइल्स हो गए, प्रिंटिंग प्रेस, कूलिंग टावर्स, पावर प्लांट्स, स्टील प्लांट्स, रेलवे ट्रैक, इंस्पेक्शन मशीन वगैरह वगैरह वहाँ ही यूटिलाइज़ होते हैं। ये जो आपके पास नज़र आ रहा है फर्स्ट वन, ये बेसिकली आपके पास
हाइपॉइड है, हाइपॉइड कह लेंगे कि स्पाइरल कह रहे हैं, बेसिकली आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ट्विस्टेड है, जबकि ये जो हैं ये बेसिकली स्ट्रेट बेवल गियर्स कहलाते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे, ये इन दोनों में फ़र्क है। और अगर आप इनकी एनिमेशन देखो तो कुछ इस तरह से ये आपके पास है कि आपके पास पिनियन है और इसमें भी गियर मौजूद है और ये मूव कर रहे हैं। उसके बाद है जी वार्म एंड वार्म गियर। वार्म एंड वार्म गियर आपके पास वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ आपको लार्ज गियर रिडक्शन चाहिए होता है, यानी कि आप 20:1 तक का या इवन 300:1 तक का भी गियर रिडक्शन हम जो है यहाँ उसमें ले आते हैं। मैनी वार्म गियर हैव इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी दैट नो अदर गियर सेट हैज़। द वार्म कैन ईजिली टर्न द गियर बट द गियर कैन नॉट टर्न द वार्म। तो बेसिकली वार्म जो है वो इसकी यानी कि टीथ के जो है फॉर्मेशन कुछ ऐसी होती है कि वार्म जो है वो गियर को मूव करा सकता है, बट आप गियर से वार्म को मूव नहीं करा सकते। इसकी यूटिलाइजेशन कहाँ है सबसे ज़्यादा, आपने देखा होगा अगर हैवी लोड अगर आपने लिफ्ट करना हो, सो बेसिकली वार्म एंड वार्म गियर यूज़ किया जाता है। सो बेसिकली इसे होता क्या है कि आप जो है कम फोर्स के साथ जो है आप हैवी लोड लिफ्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो बेसिक आपके पास ये जो है मटेरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी, मशीन टूल्स, ऑटोमोबाइल्स वगैरह वहाँ यूटिलाइज होता है। अगर आप यहाँ देख सको तो आपके पास कुछ इस तरह से के टॉप पे आपके पास वार्म है और नीचे जो है वो दूसरा गियर है, सो इसको हम वार्म एंड वार्म गियर बोलते हैं। ये इसकी एनिमेशन है। आगे चलते हैं और इसके बाद कुछ जो है आपके पास अब ये जिस तरह आपको ये नज़र आ रहे हैं बेसिकली नॉन सर्कुलर गियर्स हैं, ये भी एक गियर की टाइप है। अब हम नोमेनक्लेचर के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम कुछ चीज़ें देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपके पास ये गियर के टीथ है, ये इसका जो है ये पॉइंट जो मैंने भी रेड से बनाया बेसिकली इसका बेस सर्कल होगा, ठीक है, जो कि सॉरी हमने ये यहाँ बना दिया, ठीक है, ये वाला, इसको हम बेस सर्कल बोलते हैं। उसके बाद जो है ये एक दरमियान में कह लें कि मिडवे एक इमेजिनरी सर्कल होता है, ठीक है, पिच सर्कल, दिस इज़ इमेजिनरी, याद रखिएगा ये, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है इटसेल्फ कोई सर्कल, इमेजिनरी सर्कल है, बट इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसको भी हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं क्लियरेंस की। क्लियरेंस बेसिकली है कि आपके पास बेस सर्कल और जो आपके पास बिल्कुल इसका जो रूट है यहाँ तक का कितना गैप है, सो बेसिकली वो हमारे पास क्लियरेंस कहलाता है। क्लियरेंस बेसिक कह लें कि जब आपके गियर मैश हो रहा होता है ये वो एरिया होता है जो कि खाली रहता है और इन कांटेक्ट नहीं आता, क्योंकि अगर इन फ़र्ज़ करें कि आपके पास यहाँ पैरेलल में एक और गियर है और उसका जो टॉप वाला पार्ट है अगर इसके साथ टकरा रहा हो तो आपके पास मटेरियल मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा और वो जल्दी वेयर आउट हो जाएगा। उसके बाद जो है जो आपके पास यहाँ क्लियरेंस से लेके आपके पास जो पिच सर्कल तक का डिस्टेंस उसको हम डिडेंडम बोलते हैं, जो पिच सर्कल से ऊपर टॉप तक का है उसको हम एडेंडम बोलते हैं। और बेसिकली ये जो सर्कल इमेजिनरी ये बना रही है एडेंडम सर्कल और डिडेंडम सर्कल कहलाएंगे। उसके अलावा आपके पास कंप्लीट जो है यानी कि टॉप से लेके यहाँ बिल्कुल क्लियरेंस में इंक्लूड करके जो कंप्लीट हाइट है इसको हम होल डेप्थ बोलते हैं। इसके साथ साथ अगर हम क्लियरेंस निकाल दें तो वर्किंग डेप्थ है जो बेसिकली आपके पास यूज़ हो रही होती है। इसी तरह जो गियर का टॉप वाला एरिया उसको हम टॉप लैंड बोलेंगे, जो इसकी विड्थ है उसको हम फेस विड्थ बोलेंगे। इसके बाद ये जो पिच सर्कल से ऊपर जो गियर का हिस्सा होता है उसको हम फेस बोलते हैं और पिच सर्कल से जो नीचे का हिस्सा होता है उसको हम फ्लैंक बोलते हैं। उसके बाद जो है यह बैकलैश है कि बैकलैश कह लें कि अगर इन केस आपके पास क्लियरेंस जो है वो आपने रखी थी मगर फिर भी कॉन्टैक्ट हो रहा है, बेसिकली आपके पास वो बैकलैश एक आएगा। सो बेसिकली वो हम मेजर करते हैं कि टूथ स्पेसिंग कितनी है ड्रिवन गियर में माइनस टूथ थिकनेस ऑफ ड्राइवर गियर, तो वहाँ से हमें ये पता लगता है। और टूथ थिकनेस अभी हम कैसे निकालेंगे, वो सिंपल, ये देखो आपके पास यहाँ T0 जो आपको नज़र आ रहा है बेसिकली टूथ इसकी थिकनेस कहलाएगी। सो यहाँ से हम डिटरमिन करते हैं बैकलैश कितना। अभी हम इनकी डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। सबसे पहले है पिच सरफेस। पिच सरफेस the surface of imaginary rolling cylinder that the tooth gear may be considered to replace। बेसिकली देखें सरफेस क्या होती है। फ़र्ज़ करो मेरे पास एक ये साइलेंडर है, ठीक है, और मैं यहाँ से एक ये प्लेन है और मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ और मैं इसको बिल्कुल सामने 2D से देखूँगा तो मुझे क्या नज़र आएगा, ये रेक्टेंगल है और ये एक लाइन है। मगर जब मैं इसे 3D से देखूँगा तो मुझे जो है बेसिकली आपके पास ये पूरा एक प्लेन सरफेस नज़र आएगी। सो सेम केस ये जो पिच सर्कल है ये बेसिकली इसी तरह ही है कि आपको सामने से देखने में तो ये लग रहा है कि ये एक इमेजिनरी एक सर्कल है, बट अगर आप इसको 3D में ज़रा दूसरे साइड से देखोगे तो आपको पता लगेगा 3D में कि ये पूरी एक सरफेस है। तो बेसिकली जो थीम है गियर का वो बेसिकली ये है कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक रोलिंग कोई चीज़ है जिसका डाया जो है ये जो इसका पिच सर्कल है इसके बराबर हो, तो बेसिकली वो भी वही काम या वही कह लें टॉर्क ट्रांसमिट करेगी जो कि आपके पास ये गियर ट्रांसमिट कर रहा होता है।
तो बेसिकली कह लें कि इस वजह से जब यहाँ लिखा जाता है ना कि द सरफेस ऑफ इमेजिनरी रोलिंग सिलेंडर, ये मैंने एक सिलेंडर बनाया, और डैट द टूथड गियर में बी कंसिडर टू रिप्लेस, यानी कि बेसिकली कह लें कि जिसको हम ये गियर से रिप्लेस कर रहे हैं बेसिकली वो उसका डाया, वो सरफेस बेसिकली वो लाजमी होता है पिच सर्कल के ऊपर वो लाई करती है। तो पिच सर्कल है, पिच सर्कल अब देखें अब दूसरी की बात है कि पिच सर्कल इट इज़ एन इमेजिनरी सर्कल विच बाय प्योर रोलिंग एक्शन वुड गिव द सेम मोशन एज द एक्चुअल गियर, यानी कि अगर आपके पास फ्रिक्शन वगैरह ना हो और उससे कंप्लीट अगर वो रोलिंग ही वो रोल कर रहा हो तो बेसिकली कह लें कि सेम जो आपके पास जो मोशन या कह लें कि आपने जो अटेन करनी है विद आपके पास गियर, वो आपके पास जो है वहाँ से अगर वो सिलेंडर हो जिसका डाया पिच सर्कल के बराबर हो तो वो उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल उस गियर जैसी होगी। उसके बाद एडेंडम सर्कल, एडेंडम सर्कल लाजमी होता है ये भी इमेजिनरी सर्कल होता है और एडेंडम सर्कल आप देख रहे हो कि बिल्कुल टॉप पे लाई कर रहा है। सो बेसिकली अ सर्कल बाउंडिंग द एंड्स ऑफ द टीथ इन द राइट सेक्शन ऑफ द गियर। सो बेसिकली कह लें कि अगेन अब इमेजिन करो कि आपके पास ये जो सरफेस है आपको सामने से नज़र आ रही है कुछ इस तरह से, और अगर आप इसको 3D में देखो तो ये सरफेस आप इसको इमेजिन करो जो एडेंडम सर्कल है ये भी बेसिकली एक 3D सरफेस है, यानी कि अगर आप इसको हम यूँ एक्सटेंड करें और आप इसको समझने की कोशिश करो कि एक 3D सरफेस है जो कि बेसिकली आपके पास जो गियर है उसका टॉप डिफाइन कर रही है, उसको बाउंड कर रही है कि वो इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा, ठीक है। तो अ सर्कल बाउंडिंग द एंड्स ऑफ द टीथ, ठीक है, इन द राइट सेक्शन। राइट सेक्शन का मतलब होता है कि सेक्शन व्यू, ठीक है। राइट सेक्शन नॉर्मली इस वजह से कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज़ को कट कर रहे हो ना तो आप उसका राइट साइड से देख रहे हो, यानी कि जिस तरह आप लोगों ने ड्राइंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू। सो बेसिकली वो बेसिकली चीज़ है कि अगर आप अपवर्ड वाला सेक्शन इमेज आप देख रहे हो तो बेसिकली वो आपके पास राइट हैंड आपके पास जो है वो व्यू कहलाएगा, राइट सेक्शन ऑफ द गियर कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद रूट या फिर डिडेंडम सर्कल है, द सर्कल बाउंडिंग द स्पेसेस बिटवीन द टीथ इन द राइट सेक्शन ऑफ द गियर। सो बेसिकली आपके पास जो डिडेंडम सर्कल है वो आप देख रहे हो कि वो डिफाइन कर रहा है कि आपके पास जो बिल्कुल बॉटम लैंड है वो कहाँ लाई कर रही है, ठीक है। सो बेसिकली वो जो सर्कल बाउंड कर रहा है उसको दैट इज डिडेंडम सर्कल। उसके बाद एडेंडम है, डिडेंडम है दोज आर द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्कल एंड द एडेंडम सर्कल, ठीक है। आप देख रहे हो कि पिच सर्कल ये हमारे पास ये सेंटर में मौजूद है और यहाँ से जो टॉप तक का डिस्टेंस है रेडियली वो एडेंडम सर्कल है, उसके बाद जो नीचे है वो डिडेंडम सर्कल है। उसके बाद क्लियरेंस है, क्लियरेंस बेसिकली कह लें कि एक गियर का एडेंडम और दूसरे गियर के डिडेंडम के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो आपके पास क्लियरेंस कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास जब गियर मैश होगा ना तो आप इसको कुछ ऐसे इमेजिन करो कि अगर आपके पास ये कोई गियर है, ठीक है, और फिर आपके पास यहाँ भी एक ये गियर है, तो बेसिकली दूसरा गियर होगा वो यहाँ तक करके फर्ज करें वो कॉन्टैक्ट करेगा तो ये एरिया बचेगा हमेशा। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड क्लियरेंस। उसके बाद है फेस ऑफ अ टूथ। फेस ऑफ अ टूथ वो आपके पास पार्ट है दैट इज लाइंग आउटसाइड द पिच सर्फेस और फ्लैंक वो है जो कि दैट इज लाइंग इनसाइड द पिच सर्फेस। सो आप यहाँ देख सकते हो कि पिच सर्कल के जो कोरिस्पॉन्डिंग वो सर्फेस है अगर उसे पिच सर्कल से ऊपर है तो वो फेस है, अगर नीचे है तो वो फ्लैंक है। उसके बाद सर्कुलर थिकनेस या बात कर लें हम टूथ थिकनेस की बात करें सो बेसिकली दैट इज द thickness of the tooth measure on the pitch circle, it is the length of an arc and not length of a straight line. So basically आपके पास ये जो टी नॉट है ये बेसिकली हम मेजर करेंगे पिच सर्कल के ऊपर और ये जो सॉरी यस टूथ स्पेस, ठीक है, सॉरी बेसिकली दैट इज नॉट टी नॉट, बेसिकली दैट इज विड्थ ऑफ द स्पेस, ठीक है। जो टूथ थिकनेस आपको यहाँ टी नज़र आ रही है सो बेसिकली ये हम मेजर करते हैं आपके पास पिच सॉरी टूथ ऑफ द स्पेस, ये हम मेजर करते हैं आपके पास गियर के पिच सर्कल के ऊपर, ठीक है। वहाँ क्योंकि उसके बाद ग्रेजुअली जो है वो इसके एरिया जो है वो रिडक्शन की तरफ आ जाता है, कह लें कि मिड में लाइक आ रहा है, और चूँकि हम बात करें कि इमेजिनरी हमने सिलेंडर को रिप्लेस करना है सो इस वजह से भी हम वहाँ पिच सर्कल के ऊपर ही मेजर कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है आपके पास टूथ स्पेस हमने डिस्कस कर लिया। बैकलैश है, बैकलैश इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्कल थिकनेस ऑफ वन गियर एंड द टूथ स्पेस ऑफ द मीटिंग है। सो बेसिकली जब ये स्पेस में और जो टूथ थिकनेस अगर उसमें कुछ डिफरेंस होगा तो बैकलैश होगा, लाजमी आता है वो लैग करेगा, सो बेसिकली वो वहाँ से डिफाइन हो रहा है। उसके बाद जो है अगर आप देखो तो हमारे पास यहाँ टोटल डेप्थ है विच इज़ द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द एडेंडम एंड एडेंडम ऑफ द सर्कल, ठीक है, हमने डिस्कस किया, वर्किंग डेप्थ को डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास आखिरी है सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच जो है बेसिकली द विड्थ ऑफ अ टूथ एंड द स्पेस मेजर ऑन द पिच सर्कल। तो बेसिकली कह लें कि आपके पास अगर ये गियर है यानी कि यहाँ से ये स्टार्ट होके ख़त्म हुआ और जब अगले गियर का ये पार्ट पहुँचा
तो वो बेसिकली ये डिस्टेंस जो है आपके पास ये सर्कुलर पिच कहलाएगा। सर्कुलर पिच जो है ये इसका जो है फार्मूला डाटा, ये इसको हम पी सी से डिनोट कर सकते हैं, पी से भी डिनोट कर देते हैं, स्मॉल पी से, पाई डी ओवर एन, ठीक है। डी जो है आपके पास वो पिच डायमीटर है, यानी कि जो पिच सर्कल है, इमेजिनरी सर्कल, उसका डायमीटर कितना है, और एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ टीथ हैं। तो आपके पास जो है आपके पास पी सी आ जाता है, या फिर आपके पास सर्कुलर पिच आ जाती है, ठीक है। तो हम पर सर्कुलर पिच से इवेंचुअली फिर हम डिटर्मिन कर सकते हैं कि हमारे पास जो है टोटल कितना जो है क्या लें सर्कल है, या फिर स्पेसिंग वगैरह हमने कितनी रखनी है। अच्छा, उसके बाद है डायमीट्रल पिच। डायमीट्रल पिच बेसिकली है द नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर पर यूनिट पिच डायमीटर, यानी कि बेसिकली कितने नंबर ऑफ टीथ पर इंच कितने नंबर ऑफ टीथ हैं, यानी कि बेसिकली अगर हमें ये नंबर गिवन हो तो हम इजीली डिटरमिन कर सकते हैं कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हैं या डायमीटर वगैरह कितने हैं। और इसका फार्मूला भी आप देख लो कि डाटा पी डी ओवर एन ओवर डी पी। पी जो कैपिटल पी है बेसिकली इस कहने के इसको जो हम डिनोट कर रहे हैं डायमीट्रल पिच से, और जो है एन नंबर ऑफ टीथ है और डी जो है पिच डायमीटर, और मॉड्यूल है इसमें। मॉड्यूल बेसिकली आपके पास जो पिच डायमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ, मॉड्यूल इज रेसिप्रोकल टू द डायमीट्रल पिच एंड हैज़ द यूनिट ऑफ mm। सो बेसिकली ये जो डायमीट्रल पिच है बेसिकली 1 ओवर इंच या 1 ओवर mm है, ठीक है, जबकि मॉड्यूल जो है वो बेसिकली उसका 1 उसको इन्वर्स कर दो वो मॉड्यूल कहलाएगा। इसके बाद जो है हमने वेलोसिटी रेशो, टॉर्क रेशो को भी हमने डिस्कस करना है। बेसिकली इसका जो है कहने के थीम ये होता है कि आपके पास जो अब जिस तरह आपके पास जो फर्स्ट गियर होता है, जो बड़े छोटे गियर होते हैं उनके अंदर आपने अगर आपको पता हो तो आपके पास जो गियर सेट है वो बड़ा यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ हमें ज़्यादा टॉर्क चाहिए होता है और हमें स्पीड नहीं चाहिए होती, बल्कि जबकि बड़े गियर्स पे हमें स्पीड ज़रा ज़्यादा चाहिए होती है और टॉर्क जो है यानी कि लोड कैरिंग कैपेसिटी में ज़रा कम चाहिए, तो बेसिकली उनका जो गियर साइज़ है वो रिड्यूस होता जाता है। तो बेसिकली सेम केस वहाँ है कि अगर आपने वेलोसिटी रेशो फाइंड आउट करनी है कि आपके पास इनिशियली क्या स्पीड आ रही थी और आपने जो है फ़र्ज़ करें आपने स्पीड एनहेंसमेंट करनी है या स्पीड रिडक्शन करनी है, तो बेसिकली वो वेलोसिटी रेशो और टॉर्क रेशो से हम ये डिटरमिन करेंगे। ये न्यूमेरिकल जब हम करेंगे उसमें मज़ीद भी क्लियर होगा। इसका फार्मूला होता है ओमेगा आउट ओवर ओमेगा इन, यानी कि अगर आपके पास स्पीड ऑफ गियर आपके पास मौजूद हो, ठीक है, रेडियन पर सेकंड में, ठीक है, या फिर अगर आपके पास आरपीएम में गिवन है, सॉरी आरपीएम में गिवन हो तब भी हो जाएगा, या फिर ये जो एन इन ओवर एन आउट है ये बेसिकली नंबर ऑफ टीथ है, और जो डी इन ओवर डी आउट है वो बेसिकली पिच डायमीटर का रेशो है, यानी कि बेसिकली तीनों रेशोज इक्वल होती हैं। इसी तरह टॉर्क रेशो है, आउट ओवर इन कर दोगे तो टॉर्क रेशो आ जाएगी। माइनस साइन आपके पास वहाँ आती हैं कि जहाँ आपके पास जो है वो एक्सटर्नल गियर सेट बेसिकली हमने कहना हो तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं। अगर इंटरनल गियर सेट आपके पास यूज़ हो रहा तो हम पॉजिटिव साइन लगा देते हैं, बट ये नॉर्मली कन्वेंशन उस तरह जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो शायद इस्तेमाल भी ना हो। सो ये आप यहाँ देख रहे हो कि आपके पास ये तीन मुख्तलिफ गियर तीन, यानी कि सबसे पहले जो सबसे छोटा गियर है वो इंटरमीडिएट गियर को टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है और फिर आगे ट्रांसमिट कर रहा है। सो इस केस में जो है लाजमी तो फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसको हम आगे चल के देखेंगे भी। अच्छा, अगर हम स्टैंडर्ड गियर टीथ की बात करें ना तो हमारे पास जो है ये कुछ पैरामीटर्स मौजूद हैं जिसमें कि नॉर्मली प्रेशर एंगल जो हम 20 या 25 रख रहे हैं, ठीक है, उसमें डेंडम हो कितना होगा, डेंडम क्या होगा, वर्किंग पेज, होल्ड अप वगैरह, ये तमाम पैरामीटर्स की वजह से हम यहाँ से ईजिली हम गियर डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ देख रहे हो कि लास्ट में जो है हमने फेस विड्थ की डिस्कस की, फेस विड्थ भी जो है वो आपके पास यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, पी के साथ। सो बेसिकली दैट इज़ द डायमीट्रल पिच, ठीक है, और आपके पास ये जो कैपिटल पी है, ठीक है, ये आपके पास कहलाता है पिच डायमीटर, ठीक है। ये दोनों चीज़ों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। वो जो कैपिटल पी है, ठीक है, जो कि आपके पास वहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो आपके पास है, सॉरी जस्ट अ मिनट, अच्छा सॉरी, ऐसे है कि आपके पास जहाँ स्मॉल पी यूज़ हो रहा है, दिस पी दैट इज़ बेसिकली योर सर्कुलर पिच, ठीक है, और जो आपके पास कैपिटल पी यूज़ होता है ये आपके पास होती है डायमीट्रल पिच। अच्छा, दोनों में फ़र्क है। जो डायमीट्रल पिच है उसके यूनिट आपके पास होते हैं कि टीथ पर इंच या फिर टीथ पर mm। जो सर्कुलर पिच होता है वो आपके पास या तो mm में होगा या आपके पास वो इंचेस में होगा, ठीक है, तो ये इन दोनों में फ़र्क याद रखना है।
अच्छा, अब ये आप देख रहे हो स्टैंडर्ड गियर टीथ में ना, ये बेसिकली कह लें कि हमें चार्ट्स में या नॉर्मल मैन्युफैक्चरर के डाटा से हमें पता होता है कि अगर आपके पास जो है ये डायमीट्रल पिच अगर ये होगी, ठीक है, तो उसकी अगेंस्ट जो है अपनी, या फिर कह लें कि जो स्टैंडर्ड अवेलेबल हैं वो ये इस डायमीट्रल पिच के जो हैं गियर्स इजीली मिल जाते हैं और ये हम मॉड्यूल्स प्रेफर करते हैं। सो बेसिकली हम इन चार्ट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं डिज़ाइनिंग में। अच्छा, उसके बाद है कॉन्जुगेट एक्शन। ये बेसिकली आप लोगों के सिर्फ नॉलेज के लिए है कि गियर्स में जो है कॉन्टैक्ट डेवलप कैसे होता है या टॉर्क ट्रांसमिट कैसे होता है। तो फ़र्ज़ करो आपके पास ये जिस तरह यहाँ अब ये कैम लोब मौजूद है, ठीक है, कि शाफ्ट मौजूद है। तो बेसिकली देखो, मैंने आप लोगों को बताया कि आपके पास जो पिच सर्कल होता है वो इमेजिनरी सर्कल होता है, और वो फॉर्म कब होगा, जब आपके पास दो बॉडीज़ इन कांटेक्ट आती हैं। तो फ़र्ज़ करो कि आपके पास ये एरिया है, ठीक है, ये आर बी, ये देख रहे हो कि ये इसका पिच सर्कल है, ठीक है, और इसी तरह जो दूसरी बॉडी है उसके दरमियान भी एक पिच सर्कल फॉर्म हो रहा है। दोनों पिच सर्कल बेसिकली इन कांटेक्ट जब आएंगे तभी बेसिकली टॉर्क ट्रांसमिट होगा। अब फ़र्ज़ करो ये जो लाइन है आपके पास ए बी, और ये ए सी और बी, ये बेसिकली एक लाइन है जो कि आपके पास दोनों सर्कल्स के टेंजेंट है कि एक एक पॉइंट पे वो इसको जो है कनेक्ट कर रही है। मसलन यहाँ जो ये ऊपर वाला सर्कल इसको पॉइंट सी पे, दूसरे को पॉइंट बी पे, ठीक है। तो इस तरह से कह लें कि ये आपके पास एक ये लाइन है जो कि आपने इन दोनों के दरमियान बना दी है, ठीक है। तो बेसिकली अब होगा क्या कि बेसिकली आपके पास जो है टॉर्क इजीली यहाँ से ये लाइन कांस्टेंट ही रहेगा और इसके थ्रू जो है आपके पास ये टॉर्क ट्रांसमिट हो जाएगा दूसरी बॉडी में। When surfaces rolls or slide against each other are produced to have constant angular velocity ratio, they are said to have conjugate action. So basically velocity ratio इनमें सेम रहेगी। Can be accomplished if instant center of velocity between two bodies remain stationary, यानी कि बेसिकली सेंटर ऑफ वेलोसिटी अगर जो है आपके पास, या फिर कह लें कि बेसिकली ये दोनों बिल्कुल इसी तरह ही रहें तभी जो है आपके पास ये रहेगा, ठीक है। फोर्सेस आर ट्रांसमिटेड ऑन लाइन ऑफ एक्शन विच इज़ नॉर्मल टू द कंटेनिंग सरफेस। तो बेसिकली आपको मैं यहाँ से इमेज दिखाना चाहता हूँ। अगर आप इमेज देखो, आपको यहाँ से बिल्कुल ज़रा बेहतर क्लियर हो रहा होगा कि बेसिकली आप ये देखो कि आपके पास दो पिच सर्कल्स मौजूद हैं और उनके दरमियान एक लाइन है। मसलन ये वाली लाइन जो है इसके दरमियान वो आपके पास कह लें कि ये ए को मैं कह देता हूँ, ये ए है, ये बी। आप देख रहे हो कि वो लाइन है, वो इनके दरमियान कॉन्टैक्ट बिल्कुल टेंजेंट है, और आप देख रहे हो कि ग्रेजुअली वो मूव कर रहा है और बिल्कुल देख रहे हो कितनी स्मूथ एक ट्रांजिशन हो रही है इसी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर। ये बेसिकली जो रेड वाली लाइन है इसको हम लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। आप देख रहे हो कि कितने मज़े से आपके पास जो है वो गियर आ रहे हैं, वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और टॉर्क दूसरे को ट्रांसमिट हो रहा है। सो बेसिकली कॉन्जुगेट एक्शन जो है वो ये कहता है। अगर आपने जो है कहने के एंगुलर वेलोसिटी रेशियो अगर आपने कांस्टेंट रखी है, ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि ओमेगा 1 ओवर ओमेगा 2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1, यानी कि बेसिकली इनके दरमियान जो रेडियस की रेशियो है और इनकी जो आरपीएम की रेशियो वो सेम रहेगी। सर्कल्स ड्रॉन थ्रू P फ्रॉम ईच फिक्स पिवट आर पिच सर्कल्स, ठीक है, ईच विद द पिच रेडियस। तो बेसिकली पिच सर्कल को मैंने आपको बताया कि इमेजिनरी सर्कल हैं तभी फॉर्म होंगे जब आपके पास दो बॉडीज न्यू कॉन्टैक्ट में आएगा और टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा होगा। इसको भी हमने कवर कर लिया। अब हम आ जाते हैं इनवॉल्यूट टूथ प्रोफाइल पे। अच्छा, जब तक इनवॉल्यूट टूथ प्रोफाइल नहीं बनी थी तब तक जो है हमारे पास यहाँ साइक्लॉइड टूथ प्रोफाइल यूज़ होती थी। इनवॉल्यूट टूथ प्रोफाइल बेसिकली इसका फ़ायदा ये है कि जिस तरह ये स्मूथ ट्रांसमिशन है ये तभी पॉसिबल है कि जब हमारे पास इनवॉल्यूट टूथ प्रोफाइल होगा। तो इनवॉल्यूट बेसिकली क्या है, ये आप लोगों ने ड्राइंग में भी किया होगा। बेसिकली इसका जो है ना कह लें कि आप सिंपल ऐसे करें कि आपके पास जो है ना एक सिलेंडर और उसके गिर्द जो है ना आप धागा लपेटना शुरू कर दें, और धागा लपेटने के बाद जब आप उसके सिरे को छोड़ेंगे तो बेसिकली जो एक कर्व की फॉर्म है वो बेसिकली अनरैप करेगा अपने आप को। वो बेसिकली जो शेप है वो कहलाती है इनवॉल्यूट। इनवॉल्यूट अगर आपने कभी बनाना हो तो बेसिकली आपके पास होता है कि आप डिफरेंट ये पॉइंट्स ले लेते हो। जिस तरह आप ये देख रहे हो, ये हमने डिफरेंट इक्विडिस्टेंट पॉइंट ले लिए और आपने हर पॉइंट से आपने क्या करना है कि हर पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है। मसलन ये जो लाइन थी आपने यहाँ ये रहने दिया, पिछली लाइन से आपने ये टेंजेंट बना दिया, दूसरी लाइन से फिर इधर को टेंजेंट बन गया, ऐसे टेंजेंट बन गया, ठीक है। इस तरह मल्टीपल टेंजेंट बन जाएंगे। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से जो आखिरी पॉइंट होगा आपने यहाँ से रख के आपने पहले ये आर्क बनाई, फिर अगले पॉइंट पे आर्क कंपास उतनी ओपन रख के आपने दूसरी आर्क लगाई। सो ग्रेजुअली जिस तरह एक कर्वेचर बनता जाएगा तो आपके पास वो इनवॉल्यूट टूथ प्रोफाइल बनती जाएगी। इसी तरह दूसरी साइड पे आप ये बना के बनाओगे तो आपके पास पूरी गियर की प्रोफाइल बन जाएगी।
सो बेसिकली जो हमारे पास स्ट्रिंग होता है, यानी कि बेसिकली स्ट्रिंग की बात करें, दैट इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है, और द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द इनवॉल्यूट इज ऑलवेज एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ द स्ट्रिंग विद द सिलेंडर। खैर टेक्निकल टर्म है, आप इसमें ना जाओ। अ टेंजेंट टू द इनवॉल्यूट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द स्ट्रिंग, the length of which is instantaneous radius of curvature of the involute curve। so basically वो कहने ये चाह रहे हैं कि जो उसके आप टेंजेंट वहाँ से ड्रॉ करते हो स्ट्रिंग का, वो बेसिकली वो रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर जो कर्व आ रहा है बेसिकली उसके हमेशा जो है कह लें कि नॉर्मल होता है या परपेंडिकुलर होता है बेसिकली उसके। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ बिल्कुल वही चीज़ वो बताई गई है कि आप यहाँ इमेजिन देख सकते हो कि पॉइंट ए में इन्वॉल्यूट कर्व बन रही है, और पॉइंट बी में आप देख रहे हो कि आपके पास एक आपने कर्व बना दी, और देख रहे हो कि जो दूसरा सर्कल है वो भी इन्वॉल्यूट कर्व उसकी बिल्कुल पिच सर्कल वाले पॉइंट पे या उसके पास जो है वो इन कांटेक्ट आ रही है। सो बेसिकली ये आपके पास इन्वॉल्यूट टूथ प्रोफाइल का एडवांटेज है। उसके बाद जो है हमारे पास अगर हम बात कर लेना कि आपके पास जो है इसमें एक्शन या फिर कह लें कि ये एक्ट कैसे करता है गियर प्रोफाइल। जो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो हमने इनवॉल्यूट प्रोफाइल की बात की थी, ये इनवॉल्यूट प्रोफाइल तो वो बनेगी, मगर इनवॉल्यूट प्रोफाइल स्टार्ट कहाँ से होगी, तो बेसिकली स्टार्ट आपके पास होती है बेस सर्कल से। और बेस सर्कल जो है आपको पता ही है, हम पहले नोमेनक्लेचर में कवर करके हैं, जो बेस सर्कल है वो आपके पास जो पिच सर्कल है उससे हमारे पास जो है वो कम होता है, ठीक है। और पिच सर्कल की भी बात की कि वो इमेजिनरी रोलिंग सिलेंडर हैं जिनको हम गियर से रिप्लेस कर रहे हैं। सो बेसिकली जो है अमाउंट ऑफ टूथ दैट इज अबव द पिच सर्कल इज एडेंडम, ठीक है। AP and AG, AP is for addendum for pinion और AG is for addendum for gear। और इसी तरह जो है the common tangent and common normal are perpendicular to each other। आप यहाँ से देख सकते हो कि आपके पास जो है ये दोनों के दरमियान वो जो लाइन आपके पास डेवलप हुई है, ठीक है, टेंजेंट लाइन, वो टेंजेंट लाइन है, और यहाँ से आप देख रहे हो कि नॉर्मल हमने ड्रॉ किए हैं सेंटर में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो द कॉमन नॉर्मल ऑफ द एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन इज ऑलवेज पिच पॉइंट। सो बेसिकली जो कह लें कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेन आपके पास होगा वो आपके पास उसको हम पिच पॉइंट कहलाएंगे, जो कि आपके पास इसी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर लाई कर रहा होगा। जिस तरह अगर आप यहाँ देखो, फ़र्ज़ करो कि आपके पास ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये आपके पास जो है वो आपके पास वो लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। और आप देख रहे हो कि जो दूसरी साइड से आपके पास जो है लाइन आ रही है परपेंडिकुलर है, बेसिकली आप देख रहे हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कर रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ एक्शन पे बेसिकली मीट कर रहे हैं। सो बेसिकली कुछ इस तरह से ये आपके पास होता है। ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट के लिए था, उस तरह ऐसा चीज़ आपके नहीं यूज़ होगा। सो यू डोंट नीड टू वेरी मच, पर थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आपके पास जो टीथ की जो इनवॉल्यूट है उसका फ़ायदा क्या है। यहाँ बेसिकली वही तमाम चीज़ें डिस्कस हो रही, डेंडम सर्कल, पिच सर्कल, बेस सर्कल, इनवॉल्यूट वगैरह वगैरह, जो कि हमने सिंपल आप लोगों के नॉलेज के लिए यहाँ ऐड किए गए हैं। सीक्वेंस बेसिकली क्या होगा कि सबसे पहले जो है जब आपके पास गियर टीथ इन कांटेक्ट आएंगे तो सबसे पहले पिच सर्कल्स इन कांटेक्ट आ रहे होंगे, पिच सर्कल फॉर्म होंगे, वो इन कांटेक्ट आ रहे होंगे। उसके बाद जो आपके पास वो प्रेशर लाइन एक बनेगी, यानी कि जो कि दोनों की टेंजेंट होगी, और प्रेशर एंगल जो आप लोगों ने गियर का दिया होगा बेसिकली उसके ऊपर वो बनेगा। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि आपके पास जो है प्रेशर एंगल क्या है, ठीक है, तो वो भी अभी आगे चल के हम भी डिस्कस करेंगे, और आप ऑन योर ओन जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेसिकली प्रेशर एंगल आपके पास क्या होता है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास बेस सर्कल है विच आर टेंजेंट टू प्रेशर एंगल, ठीक है। उसके बाद इनवॉल्यूट प्रोफाइल है, ठीक है, क्योंकि देखो अभी आप लोगों के ये भी जहन में आता होगा कि जो है हमने जो है ये जो टेंजेंट है या फिर जो लाइन एरिया ऑफ लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कैसे मिलेगा। तो बेसिकली डैट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर एंगल के दोनों गियर्स का प्रेशर एंगल कितना है। जिस तरह आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हो कि आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और वहाँ से जो है एक वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कि पिच सर्कल से पास ऑन कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है आपके पास के पिच एंगल जो आपके पास प्रेशर लाइन है वो बेसिकली डिपेंड करेगा बेसिकली आपके पास वो एंगल कितना है, ठीक है, प्रेशर एंगल कितना है। उसके बाद जो है आप देखते हो एडेंडम जो है वो 1/p या फिर 1 डायमीटरल पिच से हम निकाल सकते हैं। रूट जो है 1.25/p है। टूथ स्पेसिंग जो है बेसिकली वो सर्कुलर पिच के इक्वल है, ठीक है, यानी कि p = π/p, या फिर दूसरे अल्फाज में आपके पास जो है कितने mm में वो डिस्टेंस मौजूद है, ठीक है, कंजेक्टिव दो टीथ के दरमियान। अच्छा, उसके बाद जो है अगर हम बात करें कि बेस सर्कल और प्रेशर एंगल के दरमियान अगर हमने रिलेशन फाइंड आउट करना हो, सो डाटा इज बेसिकली RB = R cos of phi। R जो है आपके पास वो पिच सर्कल है, cos of phi प्रेशर यानी कि बेसिकली प्रेशर एंगल, और आप यहाँ से बेस सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं कि बेस सर्कल कितना होगा।
अच्छा, उसके बाद जो है टूथ एक्शन की बात करते हैं। तो टूथ एक्शन में आप यहाँ देखो कि सबसे पहले जो कॉन्टैक्ट आपके पास आ रहा होता है वो हमारे पास आ रहा है पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है। यहाँ आपके पास क्या हो रहा है, ये जो गियर है आपके पास, ये तो फर्ज करें कुछ ऐसे मूव करो और ग्रेजुअली बिल्कुल यहाँ पहला कॉन्टैक्ट डेवलप होता है पॉइंट ए पे, ठीक है। ग्रेजुअली जैसे जैसे ये कॉन्टैक्ट डेवलप हो गया, अब वो मूव करता जा रहा है और आप पॉइंट बी पे देख रहे हो कि वो कॉन्टैक्ट जो है ख़त्म हो रहा है, यानी कि बेसिकली ये जो दोनों ये टीथ है एक दूसरे को कॉन्टैक्ट करके अब दोबारा अपने अब इनका कॉन्टैक्ट एंड हो रहा है। यहाँ कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हो रहा है ए पे और बी पे ख़त्म हो रहा है। ये जो लाइन होगी इन बिटवीन ए एंड बी, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। और इसके आप बिल्कुल दोनों के देख रहे हो के दरमियान में, यानी कि आप यहाँ से अगर सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो बेसिकली आप देख रहे हो कि वहाँ आपके पास जो है वो पॉइंट ऑफ एक्शन या फिर पी मौजूद हो रहा है। सो वहाँ से लेफ़्ट साइड पे, यानी कि जब गियर ग्रेजुअली अपना कॉन्टैक्ट अब ये बढ़ाएगा, जैसे ये ए से पी की तरफ मूव करेगा ये अपना कॉन्टैक्ट बढ़ाएगा, तो बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ अप्रोच। और जैसे जैसे वो यहाँ से दूर जाता जाएगा तो वो अपने आप को ईजी कर रहा है, ठीक है, यानी कि कह लें कि अपने आप को रिलीज़ कर रहा है। सो बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रिसेस, ठीक है। और रिसेस का मतलब यानी कि छुट्टी, यानी कि वर्ड अगर आप लुग़वी मायने की बात करें। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं रैक की। तो रैक भी बेसिकली आपके पास उसको कहा जाता है कि स्पर गियर ही है, मगर इसका जो पिच डायमीटर है वो इन्फिनिटी, यानी कि वो इतना बड़ा आपके पास स्पर गियर है कि वो अगर आप उसको छोटा सा पोर्शन लें तो आपको लगेगा कि ये स्ट्रेट है, हालांकि वो स्ट्रेट नहीं है। सो बेसिकली अगर उसका पिच डायमीटर जो है अगर वो इन्फिनिटी हम कह दें तो बेसिकली वो रैक कहलाएगा, यानी कि वो स्पर गियर ही है बट वो रैक की फॉर्म में। तो यहाँ जो है आपके पास आप देख रहे हो कि साइड ऑफ थीटा स्ट्रेट मेकिंग एन एंगल ऑफ द लाइन ऑफ सेंटर इक्वल टू द प्रेशर एंगल। तो बेसिकली यहाँ भी प्रेशर एंगल डिपेंड कर रहा है कि बेसिकली जो है इनके दरमियान कॉन्टैक्ट वगैरह डेवलप हो रहा है, उसमें कर रहा है। इसी तरह बेस पिच एंड सर्कुलर पिच जो है वो आपके पास यहाँ शो की गई हैं और उनको जो है कह लें कि हम डिटरमिन कर सकते हैं। अब ये जो बेस पिच है आपके पास, ये ऑफ कोर्स आपके पास ये पिनियन के लिए है और जो समवट कह लो कि बेसिकली दोनों को रिलेट कर रहा है और ये प्रेशर एंगल से है, ठीक है। ये दोनों केसेस आपके पास ये बेसिकली बेस पिच भी और सर्कुलर पिच भी जो आपके पास ये पिनियन के लिए, सॉरी रैक के लिए। अच्छा, उसके बाद इंटरनल गियर की बात कर लेते हैं। इंटरनल गियर कुछ ऐसे होंगे, इसमें बिल्कुल वही चीज़ें उसी तरह ही हैं। उसके बाद फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग है जो कि हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, इसको थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है कि आपके पास इनवॉल्यूट कर्व जो है जब कॉन्टैक्ट स्टार्ट हो रहा है वहाँ भी इन कॉन्टैक्ट में आती है और आपके पास जब लीव कर रहा है वहाँ वो कह लें कि वहाँ भी आपके पास जो है कह लें कि वो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो रहा है, वहाँ भी आपके पास इनवॉल्यूट प्रोफाइल ही ऑफ कोर्स मौजूद है। तो बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो कॉमन नॉर्मल है डैट उसके कह लें कि जो हमारे पास जो पॉइंट है या फिर गियर कह लें कि इसी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर ही रहता हुआ वो आगे टॉर्क ट्रांसमिट करेगा। ये हम लोगों ने पीछे एक एनिमेशन में देखा भी है, ठीक है, और आगे ट्रांसमिट कर देगा। द रेशियो ऑफ ड्राइवर गियर टू द रेडियस टू द ड्रिवन गियर रेडियस रिमेन्स कांस्टेंट एज द टीथ मूव इनटू एंड आउट ऑफ द मैश। सो बेसिकली जो आपने जो है जो रेशियो आपने सेलेक्ट की हुई है बेसिकली उसके हिसाब से ही होगा, ठीक है। एट एन इंस्टेंट जो है कितने नंबर ऑफ टीथ आपने जो है कॉन्टैक्ट में रखने, जो आपने डिसाइड कर लिया उसी तरह ही ये गियर परफॉर्म कर रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद जो है आप यहाँ देख सकते हो मसलन ये इमेज वो दोबारा आप यहाँ देखो तो इसमें आप देख सकते हो कि जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो आपके पास लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग ही मूव कर रहा है जो कि रेड में आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद आप पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट देखो, दैट इज़ बाउंडेड बाय द टू डिफरेंट एडेंडम, ठीक है। बेसिकली दोनों गेयर्स के एडेंडम उनके दरमियान लाई कर रहा है। उसके बाद जो है द ऑर्थोगोनैलिटी बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन इनवॉल्यूट टू फ्लैंक्स एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट। सो कॉन्टैक्ट पॉइंट में आप बेसिकली देख सकते हो कि बेसिकली एक दूसरे के वो समवट परपेंडिकुलर या फिर ऑर्थोगोनल बन जाते हैं और आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि कैसे एक स्मूथ ट्रांसमिशन हो रहा है। द लोड इज़ बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम वन पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट टीथ टू द अदर, ठीक है। सो बेसिकली इसमें जो आप ये भी नोट कर रहे हो कि वो क्लियरेंस वाला जो फैक्टर हमने आपको डिस्कस किया था वो आप देख रहे हो कि इनके दरमियान वो क्लियरेंस वाला एक स्मॉल सा गैप मौजूद है। अच्छा, उसके बाद जो है ये लाइन ऑफ एक्शन है कि बेसिकली वो जो लाइन थी उसको हमने डिटरमिन करना ही, उसके लिए खैर इसको करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद प्रेशर एंगल की बात है। प्रेशर एंगल जो है पहले 14.5 यूज़ होता था मगर अब जो है 20, 25 या फिर 20, 22.5 या 25.2 वगैरह वगैरह यूज़ होते हैं। अच्छा, 14.5 जो वो ऑब्सोलीट हो गया और
तो वन ऑफ द मेन रीज़न जो है आपके पास जो प्रेशर एंगल 14.5 ऑब्सोलीट हो गया, उसकी वजह यह है कि उसकी वजह से जो आपके पास डिडेंडम वाला पार्ट है वहाँ जो है ना आपके पास साइज़ कम हो रहा था इनका, आपके पास जो है साइज़ कम हो रहा था गियर टीथ का, सो जिसकी वजह से वो स्ट्रेंथ उसमें नहीं आ रही थी। बट ऑन द सेम हैंड आपके पास अगर आप बात करते हैं ना, आपके पास जो गियर टीथ है और आप बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो इमेज था, अगर आप बात करते हो ना कि आपके पास जो है अगर आप प्रेशर एंगल इंक्रीज़ कर देंगे, तो चलें आप उसको जो आपके पास यहाँ डिडेंडम वाली साइड पे आप टीथ की थिकनेस तो चलें आप बढ़ा लेते हैं, मगर उसका भी फिर आगे नुकसान है। और उसका नुकसान ये है कि आपके पास जो है कह लें कि जो गियर टीथ के दरमियान जो वो गियर रेशियो यानी कि जो कॉन्टैक्ट रेशियो है वो आपके पास कम होती, क्योंकि गियर का साइज़ बढ़ गया तो बहुत कम नंबर ऑफ टीथ जो है एट द सेम टाइम इन कांटेक्ट होंगे। तो दोनों के दरमियान ये बहुत बड़ा एक कह लें कि डिसएडवांटेज है जिसको हमें ओवरकम करना होता है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ ये सारा कुछ कर लिया है, सो चलिए न्यूमेरिकल की तरफ देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि आपके पास जो है ना हमें ये बता दिया गया कि हमारे पास 16 टूथ जो है वो पिनियन है और आपके पास 40 टूथ जो है वो गियर है। डायमीटरल पिच जो है वो हमें गिवन है, ठीक है, यानी कि आप कह लो कि आपके पास ये डी है, सॉरी ये नंबर ऑफ पिनियन है, ये आपके पास जो है नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर है। ये जो डायमीटरल पिच है यानी कि कैपिटल पी जो है वो आपके पास 2 है, ठीक है, और आपको ये बता दी कि डेंडम और डिडेंडम आपने ये रखने हैं, ठीक है, और प्रेशर एंगल आपको गिवन है। तो बेसिकली हमने ये तमाम चीज़ें सर्कुलर पिच और ये तमाम चीज़ें लेटरम पटरम फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं ना सबसे पहले पिच डायमीटर की, ठीक है, सो जो पिच डायमीटर है, ठीक है, वो बेसिकली आपके पास वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले सर्कुलर पिच वगैरह फाइंड आउट कर लें, सो डैट इज इक्वल टू पाई ओवर पी या फिर पाई डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हमें कैपिटल पी या डायमीटरल पिच 2 गिवन थी तो आपके पास ये आ गई, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास पिच डायमीटर जो है अगर आपने निकालना है पिनियन और गियर के लिए, सो बेसिकली वो डिवाइडेड आप क्या करते हैं नंबर ऑफ टीथ डिवाइडेड बाय द डायमीटरल पिच, तो आपके पास जो है पिच डायमीटर आ जाएंगे फॉर पिनियन एंड गियर, तो हमने वो निकाले। इन दोनों को जब आप जमा करके इनका एवरेज निकाल लेते हो, ठीक है, तो आपके पास बेसिकली कह लें कि इनका एक एवरेज आ गया, या फिर कह लें कि इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एक तरह से बेसिकली आपके पास आ गया, ठीक है। और अगर जो है आपके पास अगर हमने इनका बेस सर्कल फाइंड आउट करना है और प्रेशर एंगल में 20 डिग्री गिवन है, तो आर कॉज ऑफ फाई है उसका फार्मूला होता है, और हम यहाँ से इजीली जो है आर बेस रेडियस फॉर पिनियन और बेस रेडियस फॉर गियर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारा कुछ कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास जो सेकंड अब उसने जो स्टेटमेंट है उसमें उसने ये कहा कि ना हुआ क्या हमारे पास कि आपने जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपने मेजर किया, जो कि आपके पास यहाँ लेट से 14 आ रहा है, तो फ़र्ज़ करें आपने ना गियर जब उसको प्लेस किया ना, यानी कि उनकी जब हाउसिंग वगैरह में जब आपने उन्हें प्लेस किया, तो वो जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपके पास ये 14 इंच जो कि आपने यहाँ निकाला था, उसकी जगह वो आपके पास 1/4 इंच इंक्रीज़ कर गया, यानी कि तकरीबन अब वो 14.5 इंच बन गया। तो अब वो कह रहा है कि जी अब आपके पास ये प्रेशर एंगल और ये तमाम चीज़ें क्या होंगी। तो यहाँ सबसे पहले देखो तो हमने क्या किया कि उनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने इंक्रीज़ किया। अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ही हमने इंक्रीज़ किया और वेलोसिटी रेशो नहीं चेंज हुई, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो इनके नए डायमीटर हैं और इनके जो नंबर ऑफ़ टीथ की रेशो है वो अभी भी सेम होगी, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पिछली स्लाइड में दिखा सकूँ, एक जगह हमने इसको कवर भी किया है। एक तो ये था वेलोसिटी रेशो, आप देख रहे हो कि W1 ओवर W2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1, ठीक है। और इसी तरह जो है अगर आप लोगों को याद होगा हमने यहाँ वेलोसिटी रेशो कवर किया था कि W आउट ओवर इन इज इक्वल टू N इन ओवर आउट। सो बेसिकली ये भी अगर आपके पास ये सेम है या डायमीटर के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ़ टीथ गिवन है, ठीक है, और हमारे पास जो है अगर डायमीटर गिवन है, सो हम वहाँ से इनको रिलेट कर सकते हैं। सो अब हम दोबारा न्यूमेरिकल को देखते हैं, और न्यूमेरिकल में देखो तो आपके पास जो है वो कुछ इस तरह से रेशियो डेवलप हो जाएगी, यानी कि अब हम इसको DP डैश बोल देते हैं और DG डैश बोल देते हैं। 16/40 ये नंबर ऑफ़ टीथ हमें गिवन थे। सो बेसिकली आपने जो है इस इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आपने यूज़ किया तो आपके पास DP डैश भी आ गया और DG डैश भी आ गया। और अब आप इन दोनों को यूज़ करके आपके पास चूँकि बेस सर्कल जो है वो आपके पास R cos of phi होता है, और अगर आप ये इमेजिन करो कि आपके पास जो R है वो आपके पास वही रहेगा, बेस रेडियस वही है जो कि लास्ट टाइम आपने डिटरमिन किया था,
तो आप नया जो है प्रेशर एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि आप यहाँ देख रहे हो कि पहले यहाँ हमने 20 डिग्री लिया था, तो वो अब आपके पास यहाँ 22.59 आ रहा है। सो यहाँ जो है हमारा आज का लेक्चर ये ख़त्म होता है। इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली गियर ट्रेन्स के हवाले से, सो वो इंशाल्लाह हम गियर ट्रेन्स को हम एक्सक्लूसिवली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे। अगर कोई भी आप लोगों की क्वेरी होती है, सो फील फ्री टू आस्क, आई विल ट्राई टू आंसर दोस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।